Today we are continue studied the NCLEX basis questions part 3. So पहला क्वेश्चन हमारा है a client is 2 days post operative colon resection. After a coughing episode the client's wound eviscerates. Which nursing action is most appropriate? देखिए 2 दिन पहले उसका सर्जरी हुआ है और जब उसने कफ किया तो वुंड उसका क्या हो गया, एविसरेट हो गया। तो ये दो होते हैं, एक वुंड एविसरेशन होता है, एक वुंड डेसेंस होता है। ठीक है, एविस्ट्रेशन में क्या होता है, एविस्ट्रेशन के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ से जो पार्ट्स हैं वो बाहर प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और डेसेंस के अंदर क्या है, जहाँ सूचर लगा था वो सूचर थोड़ा खुल जाता है। तो ऐसी स्थिति में विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो इसमें सिंपल आंसर है, देखिए ऑप्शन क्या है, री इंसर्ट द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन एंड कवर विद 4x4। तो री इंसर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, उसको जो निकला है उसको वापस री इंसर्ट नहीं करना है। कवर द वुंड विद स्टेराइल 4x4 एंड ABD ड्रेसिंग। ऑप्शन सी है कवर द वुंड विद द स्टेराइल सैलाइन सॉक ड्रेसिंग। ऑप्शन डी है अप्लाई एन एब्डोमिनल बाइंडर एंड मैनुअल प्रेशर टू द वुंड। ठीक है, ये भी नहीं करना है, हमें प्रेशर तो उस पर देना ही नहीं है और अंदर भी प्रोट्रूड नहीं करना है। तो देखिए उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले कवर करना है एक स्टेराइल सॉक सैलाइन से, उसे कवर करना है और उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इन्फॉर्म करना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना एविसरेशन क्या होता है और डेहिसेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, the nurse is preparing a client for surgery. Which item is most important to remove before the sending the client into the surgery? सर्जरी रूम के लिए प्रिपेयर कर रही है, अब सर्जरी में जाने से पहले नर्स को क्या चीज़ उसको रिमूव करनी है। ऑप्शन ए हियरिंग एड्स, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट लेंस, ऑप्शन सी वेडिंग रिंग्स, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल आइज। तो सबसे पहले देखिए उसमें जो रिमूव करेगी, विच आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉर सर्जरी, तो कौन सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको निकालना जरूरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉन्टैक्ट लेंस। राइट आंसर क्या आएगा इसका, 27 में बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, the nurse on the 3 to 11 shift is assessing the chart of the client with abdominal aneurysm scheduled for surgery. एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रखा है और वो सर्जरी के लिए शेड्यूल्ड है इन द मॉर्निंग, एंड फाइंड दैट द कंसेंट फॉर्म हैज़ बीन साइंड। कंसेंट फॉर्म में साइन है, बट द क्लाइंट इज अनक्लियर अबाउट द सर्जरी एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन क्लाइंट को सर्जरी के बारे में पता नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी उसको क्लियर पता नहीं है, अनक्लियर है। विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन? तो नर्स का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तो देख देखिए ऑप्शन ए है कॉल द सर्जन एंड आस्क हिम और हर टू सी द क्लाइंट टू क्लैरिफाई द इंफॉर्मेशन, explain the procedure and complication to the client, check in the physician's progress notes and to see if understanding has been documented, check with the client's family to see if they understand the procedure fully। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, सबसे पहला जो आंसर है वो सही है, क्योंकि फिजिशियन सर्जन को बुलाएंगे और जो भी डॉक्टर है या डॉक्टर्स है मेल फीमेल जो भी है उसको बुलाएंगे और टू सी द क्लाइंट्स टू क्लैरिफाई द इन्फॉर्मेशन, और उसको पेशेंट के मतलब पेशेंट को उसके सामने ही उसकी क्लैरिफिकेशन जो भी है उसकी क्योरीज हैं उसको क्लैरिफाई करवाएंगे। ठीक है, तो सर्जन के बुला के उसको वहाँ दोबारा से समझाएंगे, तो यदि उसको समझ में नहीं आया तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद द रिस्क ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेटेमिया मीन्स फॉस्फोरस का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू ऑब्टेन। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए असेस करने के लिए, देखिए हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट इन द नेक रीजन, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट्स फूड इनटेक। अब देखिए फूड इनटेक से भी होता है, फूड इनटेक तो मैं क्या है कैल्शियम का इफेक्ट करता है। हिस्ट्री ऑफ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा, कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बोन में नहीं पहुँचेगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी मिनिमल रहेगी। तो हिस्ट्री ऑफ द रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी कैल्शियम से रिलेटेड है, इसका कुछ रिलेशन नहीं है फॉस्फोरस से। हिस्ट्री ऑफ द रेडिएशन ट्रीटमेंट इन द नेक रीजन, तो नेक रीजन में यदि रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है तो यहाँ पे क्या रहती है, पैराथायरॉयड PTH। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है पैराथायरॉयड
वो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना होता है। ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना होता है। यदि ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब उसका डाइटरी रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करवाता है, ऑस्टियोक्लास्ट करवाता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है उनको एक्टिवेट करता है। ये क्या करती हैं, बोन को ब्रेक डाउन करती हैं। ठीक है, बोन को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या होगा, बोन से कैल्शियम को कहाँ पहुँचाएगा, ये ब्लड में। देखो पीटीएच और कैल्शिटोनिन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, दो हार्मोन है ना, पीटीएच और कैल्शिटोनिन। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ये तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है, नहीं बोन में भेज देता है, और ये बोन से वापस ले आता है। तो यहाँ से जब मेन इफेक्ट पड़ता है वो क्या है, रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है। फॉस्फोरस पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं ब्लड में। तो इसलिए यदि हाइपर फॉस्फेटेमिया हो गया तो मेन हिस्ट्री जो नर्स ऑप्शन करेगी वो क्या रहेगी, राइट आंसर इसका ए रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ए क्लाइंट विद एडमिटेड टू द एक्यूट केयर यूनिट। क्लाइंट एक्यूट केयर यूनिट में एडमिट है। इनिशियल लेबोरेटरी वैल्यूज रिवेल सीरम सोडियम लेवल जो उसका है 170 है पर लीटर। व्हाट बिहेवियर चेंजेस शुड बी मोस्ट कॉमन इन फॉर दिस क्लाइंट। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सोडियम सोडियम लेवल है वो नॉर्मल है कि नहीं है, कैसा है। तो ऑप्शन ए है एंगर, मेनिया, डिप्रेशन और साइकोसिस। तो देखिए, सबसे पहले देखिए सोडियम का लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का कितना होता है, 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें याद रखना है कि नॉर्मल वैल्यू इसका क्या है। अब यहाँ देखिए 170 है, 170 मतलब ये क्या है, ज़्यादा है, मोर देन नॉर्मल है ना, ज़्यादा है मीन्स हाइपर नेट्रेमिया। मिया मीन्स ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा है, इसे बोलते हैं हाइपर नेट्रेमिया। जब हाइपर नेट्रेमिया होगा तो उसमें बिहेवियर चेंजेस होगा। और क्या बिहेवियर चेंजेस होगा, देखिए उसमें एक्टिविटीज़ क्या रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। हाइपर एक्टिविटीज़ रहेंगी, यानी हाइपर एक्टिविटी किस में रहेंगी, आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मेनिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नर्स इज ऑब्टेनिंग हिस्ट्री ऑफ एन 80 years old client. ठीक है, which statement made by the client might indicate a possible fluid and electrolyte imbalance. तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ऐसा कह सकता है कि इससे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, 8 years का ओल्ड पेशेंट है। माई स्किन इज ऑलवेज सो ड्राई। ऑप्शन ए, हमेशा ड्राई रहती है स्किन। आई ऑफ्टन यूज ए लेक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए लेक्सेटिव यूज़ करता रहता हूँ, हमें आई ऑफ्टन यूज़। ठीक है, आई हैव ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ आइस टी। हमेशा मैं आइस टी लाइक करता हूँ पीने के लिए। आई समटाइम्स हैव ए प्रॉब्लम विद ड्रिबलिंग यूरिन। कभी कभी मुझे क्या है, ड्रिबलिंग यूरिन मीन्स से बूंद बूंद यूरिन आती है। तो ये किसी और रीजन से हो सकता है, क्योंकि पेशेंट 80 years ओल्ड है, और 80 years ओल्ड पेशेंट में प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ड्रिबलिंग यूरिन उसमें हो रहा हो। तो मेन इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफ्टन यूज द लेक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। यदि कॉन्स्टिपेशन के लिए वो हमेशा लेक्सेटिव यूज़ करता है तो क्या होगा, इससे डायरिया हो सकता है। और डायरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्योंकि विच से स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट्स माइट इंडिकेट पॉसिबल फ्लूइड एंड इम्बैलेंस के लिए कौन सा इंडिकेट करेगा, तो ये रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। द क्लाइंट विजिट द क्लिनिक आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स। विच स्टेटमेंट मेड बाय द client's sister सिग्निफिकेंट एबनॉर्मल ग्रेवेंस। तो इनमें से कौन सा एबनॉर्मल ग्रेवेंस है रहेगा, उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया, उसके बाद एक पेशेंट अपनी सिस्टर को लेकर आया है, तो सिस्टर में क्या एबनॉर्मल ग्रेवेंस है, माई सिस्टर स्टिल हैज एपिसोड ऑफ क्राइम एंड इट इज बीन 3 months सिंस डैड इज डाइड। 3 महीने हो गए डेथ को और अभी भी ये रोती रहती है। ऑप्शन बी है सैली सिम्स, सिस्टर का नाम है सैली। सैली सिम्स टू हैव forgotten the bad things that daddy did in his lifetime. Question option C, she really had a hard time after daddy's funeral.
She said that she had a sense of longing. Option D है Sally has not been sad at all by daddy's death. She act like nothing has happened. कि उसने तो वो दुखी है डैडी की डेथ के बाद और उसको लगता है कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे वो बिहेव करती है। तो ये नॉर्मल है क्या? ये एबनॉर्मल है। ठीक है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द विच ऑफ द फॉलोइंग would be most appropriate to wear when providing direct care to the client with a cough. पेशेंट को क्या है? कफ है। तो कफ वाले पेशेंट को कौन सा चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है पहन के उसको केयर करने के लिए? तो मास्क। ठीक है, सबसे पहला ज़रूरी मास्क रहेगा ना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। क्या है उसको? हेपेटाइटिस। हु इज एक्सपीरियंसिंग प्लूराइटिस। देखिए प्लूराइटिस क्या होता है इसका पता होना चाहिए। विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? प्लूराइटिस क्या होता है? एक इचिंग होता है, इचिंग को ही बोलते हैं प्लूराइटिस। एक अर्ज टू स्क्रैच। क्या है? अर्ज टू स्क्रैच। ऐसा फीलिंग आता है कि इचिंग हो रहा है, इचिंग करना ही पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ रहती है, उसको बोलते हैं प्लूराइटिस। तो इसके इंटरवेंशन में देखिए पहला ऑप्शन क्या है नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए? सजेस्ट द क्लाइंट टेक वार्म शावर। BID मीन्स BD, ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार। एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट्स स्किन। सजेस्ट ए हॉट वाटर राइंस आफ्टर बाथिंग। देखिए यहाँ पे ना प्लूराइटिस होता है, इसके अंदर क्या करना है? स्किन को हमें ड्राई नहीं होने देना है, ड्राई होने से बचाना है, उसको ऑयली रखना है थोड़ा। ठीक है, तो इचिंग कम होगा, प्लूराइटिस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? सजेस्ट द हॉट वाटर भी ड्राई करता है स्किन को, ये नहीं करेंगे। अप्लाई पाउडर भी ड्राई करता है स्किन को। ऐड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। तो देखो ये ऑयली इसमें है, तो ये ऑयली हमें चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। सजेस्ट द क्लाइंट टेक वार्म शावर भी नहीं लेंगे। ये वार्म शावर हॉट वाटर सेम हो गया। और BID मीन्स दिन में 2 बार यदि वार्म शावर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ड्राइनेस करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या है? बी। लास्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद पैनक्रियाटाइटिस। क्या है? पैनक्रियाटाइटिस वर्क हैज़ बिन ट्रांसफर टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU में ट्रांसफर कर दिया उसको। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट। विच ऑर्डर वुड द नर्स एंटिसिपेट। कौन सा ऑर्डर को एंटिसिपेट करेगी नर्स? तो देखिए ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स, इंसर्शन ऑफ लेवाइन ट्यूब, कार्डियक मॉनिटरिंग, ड्रेसिंग चेंजेस टू टाइम पर डे। तो पैनक्रियाटाइटिस में ड्रेसिंग चेंज का कोई वो रहेगा नहीं उसमें। पैनक्रियाटाइटिस में इन्फ्लामेशन इन द पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। एक्यूट और क्रॉनिक कोई भी हो सकता है। ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस से भी होता है, तो उसके साइन क्या रहेगा? साइन क्या क्या साइन रहेगा पैनक्रियाटाइटिस के? नोजिया वोमिटिंग रहेगा, नोजिया वोमिटिंग उसको रहेगा। ठीक है, और मेन साइन क्या है? कूलन साइन। क्या रहेगा? कूलन साइन और टर्नर साइन, ये मेन साइन है, पता है? ठीक है, कूलन साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है कहाँ पे? ब्लूइश डिस्कलरेशन क्या होता है? अम्बिलिकस और पेरियम्बिलिकल रीजन में। जो अम्बिलिकल है ना एब्डोमेन में, तो यहाँ पेरियम्बिलिकल रीजन में यहाँ पे क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन रहेगा, वो होता है कूलन साइन। और टर्नर साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन कहाँ पे हो जाता है? फ्लैंक रीजन, बैक साइड में फ्लैंक रीजन होता है, वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, उसको बोलते हैं टर्नर साइन। कूलन साइन किसको बोलते हैं? ब्लूइश डिस्कलरेशन जो हो जाता है वो कहाँ पे? एब्डोमेन और पेरी अम्बिलिकल एरिया पे, उसको बोलते हैं कूलन साइन। ये 2 इंपॉर्टेंट साइन है इसकी पैनक्रियाटाइटिस के। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या करेंगे अपन? इंसर्शन ऑफ लेवाइन ट्यूब इंसर्शन इसमें रहेगा। 15 मिनट्स के लिए इतना जल्दी बीपी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा कार्डियक मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है, लेकिन हर पेशेंट में नहीं रहती है कार्डियक मॉनिटरिंग, स्पेसिफिक पेशेंट में रहती है, बाकी कार्डियक मॉनिटरिंग तो नीड होती है। तो इसमें जो इसके बेसिस पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेवाइन ट्यूब इंसर्शन। लेवाइन ट्यूब क्या होती है? देखिए लेवाइन ट्यूब एक NG ट्यूब की तरह होती है, जिसको हम माउथ या नोज से स्टोमक में इंसर्ट करते हैं, और वहाँ से वो क्या काम करती है? वो जो फ्लूइड और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है उनको ड्रेन करने का काम करती है। दूसरा गैस जो है स्टमक्स के अंदर, गैस और फ्लूइड्स है, उसको ड्रेन के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेवाइन ट्यूब का जो डायग्राम है वो इधर आपको दिखाया जा रहा है, देख लीजिए।
ये लिवाइन ट्यूब है।